फ्रेंड्स ये नीट 2022 का यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। हालांकि ये mcc.nic.in पे अवेलेबल नहीं है, बट समाव बच्चों के पास है। तो जय हिंदुस्तान। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, किस प्रोसेस का ध्यान रखना है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सारी स्टेप्स वगैरह क्या है आपके काउंसलिंग प्रोसेस के, पर एक एक करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आपकी जो अभी जो स्टार्ट हुई है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग है। 18 अक्टूबर तक आप चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक आप चॉइसेस लॉक कर सकते हैं और 21 अक्टूबर को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। इसी तरीके से राउंड 2 मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड में भी होगा। अब एक एक चीज़ समझ लीजिए। पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझ लेनी है अच्छी तरह कि यहाँ पे आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिलता है, आप उस कॉलेज को रिटेन करके आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप ये समझ लीजिए, आपको कॉलेज मिला, सिस्टम ये कम्युनिकेट कर रहा है कि आप बेहतर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कॉलेज में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और उसके बाद आप उस कॉलेज के थ्रू अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उस कॉलेज को कम्युनिकेट कर देते हैं कि मैं अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और कॉलेज उस वाली चीज को फैसिलिटेट कर देता है। ठीक है, पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, आपको राउंड 1 में जो अलॉट होता है, राउंड 2 के अंदर जो अलॉट होता है, ठीक है, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते मॉप अप राउंड के लिए। पहली चीज अपने दिमाग में ये डाल लीजिए। दूसरी चीज, whatever is allotted to you, whatever is allotted, ठीक है, यदि आपने ज्वाइन किया तो आप इसके बाद बाहर हो गए हैं। ना आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपने राउंड 2 में एक्सेप्ट कर लिया तो ना आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और एग्जिट करने पे आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है 10,000 रुपये का जनरल कैटेगरी के लिए, वो आपका गवर्नमेंट रख लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपको कॉलेज दिया, आप फॉर वॉट एवर रीजन ज्वाइन नहीं करना चाहते, ये पैसे हमारे पास छोड़ दीजिए, आपने हमारा टाइम हमारे रिसोर्सेज वेस्ट किए। ठीक है, पर ये करने के बाद आपको विश्वास है कि आपको मॉप अप राउंड में कुछ शानदार चीज मिलने वाली है, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट ऑल इंडिया या स्टेट लेवल पे नहीं कर सकते हैं यदि आपने ज्वाइन कर लिया है। उसके लिए आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत सारी सीटें खत्म हो गई हैं, मॉप अप राउंड की 1000-1200 सीटें बची है, मैं उसके अंदर कोई बेहतर सीट पा लूंगा। आपका अजम्पशन ये होगा। तो ये बात समझ लीजिए कि आप सेकेंड राउंड में सीट छोड़ रहे हैं तो वो सीट गई और अब आप रिस्की एरिया में आ गए जहां पे आप बहुत लिमिटेड सीट्स पे। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मोटा मोटा करीब 50,000 सीटें हैं, 15% सीटें उसकी। ठीक है, इसका मतलब करीब 15,000 सीटों का डिसीजन हो रहा है। आप जब वो सीट छोड़ते हैं राउंड 2 में, मॉप अप राउंड और स्ट्रे राउंड के लिए करीब 1200, 1300, 1500 सीटें बचेंगी, इससे ज्यादा नहीं बचेंगी। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एट दिस स्टेज। ठीक है, तीसरी चीज पे आ जाते हैं। यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहां पे आपका, चलो एक एक करके बता के मैं हटाता जाता हूं चीजें, है ना। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसको 1 मिनट के लिए फ्रेश, ताज़ा, जो भी बोलना चाहे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन बोल लेता है। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे रजिस्टर किया तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपने यहाँ पे नहीं किया तो आप यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे नहीं किया तो आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। फॉर वॉट एवर रीजन आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपने स्टेट में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आप राउंड 2 में आपको लगा कि नहीं यार राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो आप राउंड 2 में कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज, मॉप अप राउंड से पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। ये फ्रेश चॉइस फिलिंग बहुत शानदार चीज़ है बाय द वे, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे चॉइसेस भरनी है, चॉइसेस फिल
और उसके बाद आपको चॉइसेस लॉक करनी है। लॉक करने के लिए लास्ट डे 18 अक्टूबर होगा, ठीक है। कुछ टाइम से रात को 12 बजे तक कर सकते हैं। राउंड 2 के अंदर भी आपको चॉइस फिलिंग और लॉक करना पड़ेगा। चॉइस फिल करनी पड़ेगी और लॉक करना पड़ेगा। मॉप अप राउंड में भी आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद लॉक करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रेट राउंड में आपको नहीं करना है, यही वाली चॉइसेस चलेंगे। गंदा हो गया, पर एक बार वापस देख लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट्स का क्या करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पे आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे वो काफ़ी है। उसके बाद जब आप रिपोर्ट करेंगे, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक एक करके यहाँ पे चल लेते हैं। अलॉटमेंट लेटर, आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा 21 अक्टूबर को, आपके पास वो होना चाहिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए उसका। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड जो हुआ था नीट का, एनटीए ने आपको जो एडमिट कार्ड दिया था वो आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, एनटीए ने जो रैंक रिजल्ट लेटर आपको दिया था, आपकी स्कोर शीट जो है उसको निकाल लीजिए, नंबर 3, ठीक है। चौथी चीज़, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। क्या होता है, ये जो 10th का जो सर्टिफिकेट है ना, दिस इज ट्रीटेड एज डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इससे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि 31 दिसंबर किसी भी साल के 2000, फॉर एग्जांपल दिस ईयर, आपकी एज शुड बी एटलीस्ट 17 ईयर्स। एटलीस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं 10th के सर्टिफिकेट से। यदि आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो कह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी जगह पे लोकल जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं वो इशू करती हैं। पांचवी चीज़, क्लास 10 सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यूज़ करने के लिए। क्लास 12 सर्टिफिकेट, ये एलिजिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हो रहा है। तो क्लास 12 का देख लेते हैं क्यों चाहिए। क्लास 12 तो हमारा रूल क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एग्रीगेट, ठीक है। यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 50% चाहिए, अदर कैटेगरीज हैं तो 40% चाहिए। आपके क्लास 12 सर्टिफिकेट से ये वाली चीज़ स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं वो तो आप लेके जाएंगे ही, साथ में एडिशनल सब्जेक्ट जो है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसकी भी मार्कशीट लेके जाएंगे। उसमें भी ये वाला क्राइटेरिया लगाया जाएगा कि पीसीबी एग्रीगेट इस हिसाब से है नहीं, ठीक है। 12th का सर्टिफिकेट, अच्छा, और साथ में आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। तो आपके पास यदि 12th का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, ये दोनों चीज़ों से इस्टेब्लिश हो गया कि पास हुए और एलिजिबिलिटी है या नहीं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ठीक है। जो आपने उस टाइम पे यूज़ की थी, उन्होंने बोला था कि बहुत सारी निकलवा के रख लीजिएगा, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप जब एग्ज़ाम देने गए वही इंसान इस समय काउंसलिंग के लिए जा रहा है। दैट इज़ वाई दे वांट यू टू गिव द सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। होपफुली आप लोग के पास ये होगी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और फिर एनआरआई कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। बाय द वे गाइज, यहाँ पे है ना पेज नंबर 36 है, ये वाला डॉक्यूमेंट हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। इसके अंदर इन वाले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज से चालू हो रहा है। यहाँ से पेज नंबर 36 से चालू है। सारे क्वेश्चन जो है ना, इनको पढ़ लीजिए, दे विल आंसर अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने मिस कर दी है वो ये है कि आपको ऑब्वियसली कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST सर्टिफिकेट, परफॉर्मा नीचे दिया हुआ है, OBC NCL सर्टिफिकेट। ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपकी काउंसलिंग ख़त्म होगी यानी 18 अक्टूबर, आपका जो सर्टिफिकेट है पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद इशू हुआ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, ये भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
तो ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे जब आप कॉलेज रोकते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट रखेंगे, ठीक है। तो आप कैसे ऑल इंडिया और स्टेट को मैनेज करेंगे, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट। पर आप जब चॉइसेस ले रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके कोई रख रहा है कहीं पे, तो आपको उसकी बजाय किसी और जगह पे एडमिशन लेना है। वो वाली चीज़ 2 कॉलेजेस की सीट रोक के रखना सिर्फ इसी वजह से टफ हो जाती है। इस वजह से आपको ये वाले डिसीजन लेने पड़ेंगे, मुझे कॉलेज मिल रहा है पर मैं इसको नहीं रोक सकता क्योंकि मुझे किसी और कॉलेज की सीट रोकनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके 2 जगह पे नहीं हो सकते। काश हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स में भी रखता कि एक डॉक्यूमेंट का पार्टिकल नेचर आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया और उसका वेव नेचर आपने SMS मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया। होपफुली बच्चों आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आपको कोई सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों।